इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक मिनी सीरीज है जो कि बर्मुडा ट्रायंगल पर बेस्ड है। इसलिए यदि आपको इसके आगे का पार्ट देखना होगा तो मुझे कमेंट में येस या नो करके जरूर बताएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीरीज के कहानी से। एपिसोड 1 की शुरुआत में 11 अक्टूबर 1942 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हम सैरगोसो सी साउथ अटलांटिक ओशन में एक जहाज को देखते हैं जो कि एक तूफान में फंसी हुई होती है। जहाँ पर आगे उस जहाज के लोगों को एक बहुत बड़ी दूसरी जहाज दिखाई देती है जो देखते ही देखते गायब भी हो जाती है, और तभी इस जहाज के भी सारे क्रू मेंबर्स अजीब तरह से गायब होने लगते हैं और फिर ये सीन यही कट हो जाता है। अब हम करंट समय में आते हैं, जहाँ एक बोट पर कुछ लोग घूमने आए होते हैं और उनके साथ जॉन और मीनू नाम के 2 गाइड भी होते हैं कि तभी वहाँ वेल्स का शिकार करने के लिए एक जहाज आती है और उस जहाज के लोग वेल्स का शिकार करने की कोशिश करने लगते हैं, जिस पर बोट में मौजूद लोग उस जहाज के लोगों को ऐसा ना करने की विनती करते हैं। लेकिन जहाज का क्रू उनकी बातों को नजरअंदाज करके वेल की तरफ निशाना लगाता है, पर फिर अचानक से उस जहाज के बीचों बीच एक बड़ा धमाका हो जाता है, जिसके कारण वो जहाज 2 टुकड़ों में टूटकर समुद्र में डूब जाती है और इसके शॉक में जॉन और मीनो की बोट भी पलट जाती है, जिससे सभी पानी में डूबने लगते हैं, खास करके कि जॉन, जिसको मीनो चाहकर भी बचा नहीं पाता, और इस हादसे में सिर्फ मीनो ही जिंदा बचता है। अब अगले सीन में हम एरिक को देखते हैं जो एक बड़ी जहाज कंपनी का मालिक है। साथ ही साथ हमें ये पता चलता है कि जिस जगह पर मीनो का दुर्घटना हुआ था उसी जगह के आसपास एरिक के कई जहाज डूब चुके हैं, और एक तो जहाज अभी कुछ दिन पहले ही डूबने से बची, लेकिन उसके 21 क्रू मेंबर्स में से सिर्फ 7 ही जिंदा बचे हैं। और वहाँ पर एरिक को किसी की लाश भी दिखाई जाती है जो कि पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। फिर तभी एरिक का असिस्टेंट ऑकमैन लाश के गले में लॉकेट देखकर पूछता है कि ये क्या है, जिस पर एरिक उसे बताता है ये एक क्रॉस है जो कि लोग 15वीं शताब्दी के समय में पहनते थे। और फिर एरिक ऑकमैन से उसके बताए गए 4 लोगों को जल्दी से इकट्ठा करने के लिए कहता है, जिसके बाद हमें एक जर्नलिस्ट नेम हॉवर्ड दिखाया जाता है जिसकी एक छोटी बेटी है जो कि उसकी पत्नी सैली के साथ रहती है, क्योंकि सैली से हॉवर्ड का डिवोर्स हो चुका है। अब यहाँ पर हॉवर्ड हॉस्पिटल में मीनो से मिलने आता है क्योंकि मीनो उस हादसे में अकेला बचा था, इसलिए हॉवर्ड उससे कुछ सवाल पूछना चाहता था और मीनो उसके सवालों का जवाब देने को राजी भी हो जाता है। फिर उनकी बातों से हमें पता चलता है कि मीनो उस वक्त सरगासो सी में ही था जहाँ पर बर्मुडा ट्रायंगल नाम की जगह है, और वहाँ कई हादसे पहले भी हो चुके हैं। इसके बाद फिर हॉवर्ड वापस जाने के लिए बाहर अपनी कार में बैठता है कि तभी उसे ऑकमैन मिलता है और उसे एक एनवेलप देकर चला जाता है। आगे हम ब्रूस को देखते हैं जो एक मेटेरोलॉजिकल साइंटिस्ट है, और उसे भी ऑकमैन एक एनवेलप देकर चला जाता है। फिर हमें स्टैन दिखाया जाता है जो कि एक साइकिक है। अब साइकिक का मतलब ये कि आप उसे ज्योतिषी भी मान सकते हैं, जो कि लोगों और वातावरण के आसपास की एनर्जी को महसूस करके उनका भूत और भविष्य बता सकते हैं, जिसे भी ऑकमैन बाकियों की तरह एक एनवेलप देकर चला जाता है। और आखिर में हमें एक ओशनोग्राफर दिखाई जाती है जिसका नाम एमिली होता है, और उसे ओशंस और सी के बारे में सारी जानकारी है, जिसको एयरपोर्ट में ऑकमैन लेने आया होता है, जो उसे अपने साथ कहीं चलने को कहता है। और इस तरह हम अगले सीन में ब्रूस, हॉवर्ड, स्टैन और एमिली को एक साथ एक डॉकयार्ड में किसी जहाज के पास देखते हैं, जिन्हें एरिक ने ही बुलाया होता है ताकि वो लोग उसके लिए बर्मुडा ट्रायंगल की इन्वेस्टिगेशन कर सके। एरिक उन्हें अपना परिचय देते हुए बताता है कि उसकी कंपनी पूरे अमेरिका की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है और उनके पास कई सारे जहाज है जिनके जरिए वो चीजों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करवाता है। वो आगे ये भी शेयर करता है कि पिछले 1 साल में उसके 6 जहाज उसी बर्मुडा ट्रायंगल के पास गायब हुई है, जिस पर फिर ब्रूस और एमिली उसे बर्मुडा ट्रायंगल में जहाज डूबने की अलग अलग वजह बताते हैं। पर फिर एरिक उनसे सवाल करता है कि आखिर इतनी सारी जहाज और प्लेन्स गायब कहाँ हो जाती है, और इसके अलावा इतनी सारी दुर्घटनाएं वहीं क्यों होती है, क्या इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? पर उन्हें इसका कोई जवाब देता नहीं बनता। आगे फिर वो ये भी शेयर करता है कि जिस जहाज पर वो इस समय खड़े हैं वो जहाज भी कुछ दिन पहले बर्मुडा ट्रायंगल के पास ही एक हादसे का शिकार हो गई थी, और इसी जहाज में 21 क्रू मेंबर्स थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 7 ही वापस आए हैं, और वो इतने डरे हुए कि वो इस जहाज से नीचे भी उतरना नहीं चाहते। इन सभी 7 लोगों ने बर्मुडा ट्रायंगल के पास कोहरे में लकड़ी की बनी हुई जहाज देखी जो देखने में 15वीं शताब्दी की लग रही थी, और उन्हें अपने इस जहाज में एक लाश भी मिली जो कि उन्हीं पुराने जहाज में किसी की थी, क्योंकि उसके गले में भी उस समय का एक क्रॉस था। इसलिए तुम लोग मुझे इन सब के पीछे की वजह बताओगे और सबूत दोगे कि ये क्या, क्यों और कैसे हो रहा है, इसलिए तुमको अभी से काम पर लगना पड़ेगा। अब एरिक की ये बात सुनकर वो चारों कहते हैं कि वो ये काम नहीं कर सकते, लेकिन एरिक उनसे कहता है
कि अगर उन्होंने इसके पीछे की वजह पता लगा ली तो वो उन्हें $20 मिलियन देगा, यानी कि हर एक को $5 मिलियन मिलेंगे। और इतनी बड़ी रकम को वो लोग मना नहीं कर पाते और तुरंत इस काम के लिए राजी भी हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हम मीनू को देखते हैं जो अपनी पत्नी के साथ हॉस्पिटल से घर वापस आया था, जहाँ वो अपने बड़े बेटे और पेट डॉग से मिलता है, लेकिन वो अपने छोटे बेटे डिलन को नहीं पहचान पाता। और अब वो कहता है कि उसका डिलन नाम का कोई दूसरा बच्चा भी है जो उसको बिल्कुल भी याद नहीं। इधर दूसरी तरफ हॉवर्ड, ब्रूस, स्टैन और एमिली की बातों से हमें पता चलता है कि बर्मुडा ट्रायंगल मायामी, बर्मुडा और सनजुएन की 3 बाउंड्रीज से मिलाकर बना हुआ है। और फिर तभी वहाँ ऑकमैन आता है और उन्हें एक छोटा सा बॉक्स देकर कहता है कि इसमें वो सारे रिकॉर्ड्स और थियरीज है जो बर्मुडा ट्रायंगल को लेकर लोगों ने बनाई है, हो सकता है कि इनमें से कुछ तुम्हारे काम आ सके। तभी फिर स्टैन वहाँ पर एक छोटी बच्ची को देखता है जिसका नाम हैदर होता है, जो कि अपने माता पिता के साथ थी। और स्टैन उसे देखकर कुछ डर सा जाता है क्योंकि उसको उस बच्ची को देखकर कुछ अजीब सा ही महसूस हो रहा था। इसके बाद हम मीनू को देखते हैं जो कि अपने और डिलन से जुड़ी सारी बातें भूल चुका था और अब वो बहुत ही ज्यादा परेशान भी था। इसलिए उसकी पत्नी उसको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे लगने लगता है कि मीनू के साथ हुए हादसे का उसके दिमाग पर कुछ तो असर हुआ है, जिस पर पहले तो मीनू मना कर देता है, लेकिन उसकी पत्नी के बार बार इंसिस्ट करने पर वो मान भी जाता है। वहीं उधर हम प्लेन में उस बच्ची हैदर को फिर से देखते हैं जो कि अपनी माँ से पूछकर वॉशरूम जाती है। और वहीं इधर हम कॉकपिट में पायलट्स को देखते हैं जिनके सामने अब अचानक से एक अजीब सी धुंध छाने लगती है और फिर देखते ही देखते ढेर सारे फाइटर प्लेन जो देखने में पुराने जमाने के लग रहे थे वो उन्हें अपनी तरफ आते हुए देखते हैं, जिनकी वजह से पायलट्स का कंट्रोल प्लेन से छूट जाता है और फिर वो प्लेन सीधे क्रैश हो जाती है। और अब हम समझ पाते हैं कि क्यों स्टैन को उस लड़की को देखकर कुछ अजीब महसूस हो रहा था, क्योंकि इस हादसे को उसने पहले ही सेंस कर लिया था और यही वजह है कि हैदर को देखकर वो बेचैन दिख रहा था। अब इस प्लेन क्रैश का एरिक को पता चलने पर वो तुरंत ऑकमैन से हॉवर्ड, ब्रूस, स्टैन और एमिली को लेकर उस जगह जाकर जांच करने को कहता है, जो ऑकमैन ऐसा ही करता है, जहां वो उन सबको गवर्नमेंट आईडीज देता है ताकि वहां पर जांच करते वक्त कोई उन्हें कहीं भी आने जाने से ना रोके। दरअसल ये प्लेन बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ते वक्त ही क्रैश हुआ था और उसमें किसी के भी बचने का कोई चांस नहीं था। फिर सभी उस जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें प्लेन की हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे वो बहुत सालों पहले डूबा हो और उसी के पास उन्हें और भी प्लेन दिखाई देते हैं जो कि 1940 के फाइटर प्लेन्स थे, जिनमें से एक में तो उसके पायलट्स की शरीर भी थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो 2 दिन पहले ही मरा हो और सारे फाइटर प्लेन्स एकदम नए दिख रहे थे। फिर तभी अचानक से स्टैन को उस प्लेन के क्रैश का विजन दिखाई देता है, जिसके बाद वो कहता है कि प्लेन के अंदर एक बच्ची अब भी जिंदा है, जिसके कहने पर एमिली और ब्रूस पानी के अंदर जाकर देखने की सोचते हैं, जहां पर उन्हें कुछ शार्क्स एक ही जगह तैरते हुए दिखाई देती है जो कि एक ही जगह पर रुकी हुई थी। इसलिए एमिली वहां के पानी के कुछ सैंपल लेकर रख लेती है, जिसके बाद दोनों प्लेन के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें अनजान कारण से किसी भी पैसेंजर्स की लाश नहीं मिलती, जो कहां गायब हो गई इसका किसी को भी कुछ पता नहीं चलता। लेकिन फिर वो दोनों स्टैन के कहने पर और आगे बढ़ते हैं और फिर उन्हें वहाँ एक बूढ़ी औरत मिलती है जो अब भी जिंदा थी, जिसे वो लोग वहाँ से निकाल कर ले आते हैं। अब स्टैन उस औरत से बात करता है जो कि उसके हर सवाल का जवाब बच्चों की तरह दे रही थी, जिससे अब हमें पता चलता है कि ये औरत वही बच्चा हैदर ही है, जिसकी उम्र कैसे बढ़ गई ये किसी को नहीं पता। और तभी वहाँ गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी आते हुए दिखाई देते हैं, जिसके कारण उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन फिर जाते वक्त एमिली को पानी के अंदर फंसे हुए पैसेंजर्स और उस प्लेन के डूबने का विजन नजर आता है, पर ब्रूस उसे तुरंत बैठने के लिए कहता है और फिर वो लोग वहाँ से समय पर निकल जाते हैं। आगे हम उन सभी को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर ऑकमैन ब्रूस से उस सैंपल के बारे में पूछता है कि उसमें एमिली को क्या मिला, जिस पर ब्रूस बताता है कि उस सैंपल में हेलोसिलिन वाटर मौजूद था, मतलब कि ओशन के पानी में साफ पानी की मौजूदगी, यानी कि उसमें नमक नहीं था। वहीं इधर स्टैन एमिली को बताता है कि वो बूढ़ी औरत दरअसल एक 6 साल की बच्ची है, लेकिन उसकी बात का एमिली विश्वास नहीं करती, जिस पर स्टैन उसे याद दिलाता है कि मैंने ही तुम्हें उस तक पहुंचाया था। वो आगे ये भी दावा करता है कि मेरे विजन मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकते। वहीं दूसरी तरफ मीनू को उन सभी लोगों का विजन दिखाई देता है जो कि उस जहाज के डूबने की वजह से मारे गए थे, और वो उन सब को वहाँ पर देखकर डर के मारे भाग जाता है। वहीं इधर ब्रूस ऑकमैन को मना लेता है और अब सब तय करते हैं कि वो बर्मुडा ट्रायंगल की अच्छे से जांच करने के लिए सबमरीन के जरिए जाएंगे। वहीं उधर एरिक को भी कुछ अजीब से विजन दिखाई दे रहे थे, जिनसे वो काफी
काफी डरा हुआ और परेशान था और शायद इसीलिए वो इस ट्रायंगल की गुत्थी को सुलझाना चाहता था। इसके बाद हम देख पाते हैं कि हॉवर्ड, ब्रूस, स्टैन और एमिली सबमरीन में जाते हैं, जहाँ पर आपस में डिस्कशन करते वक्त एमिली स्टैन और हॉवर्ड से बताती है कि उसके मुताबिक इस बर्मुडा ट्रायंगल पर वर्म होल मौजूद है, जिसका मतलब समझाते हुए वो कहती है कि वर्म होल एक ऐसा छोटा रास्ता है जिसके जरिए कोई भी किसी भी स्पेस, टाइम और डायमेंशन के थ्रू ट्रैवल कर सकता है और शायद उसी वर्म होल में ज्यादातर जहाज, प्लेन और यहाँ तक के मरने वालों की शरीर भी गायब हो रही है और ये सब शायद वहाँ की बढ़ी हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से हो रहा है। लेकिन हॉवर्ड उसकी इन बातों को पॉइंटलेस बोलता है क्योंकि वर्म होल खुद में ही एक कल्पना मात्र है जो कि कभी किसी से नहीं बन पाई और आगे वो उसे समझाता है कि यदि तुम एरिक को बर्मुडा ट्रायंगल के पीछे ये थियरी बताओगी तो वो हमें पागल समझेगा, पर एमिली अपने बात पर अड़ी रहती है, इसलिए उन दोनों में बहस हो जाती है। फिर तभी ब्रूस उन्हें अपने स्क्रीन पर कुछ देखने को कहता है और अब उन्हें अपने सामने ढेर सारे हैलुसिनेशंस यानी कि साफ पानी की वजह से बने पैटर्न्स दिखाई देते हैं, जिसके बारे में एमिली बताती है कि ये पानी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करने की वजह से साफ हो गया है। अब और भी आगे जाने पर उन्हें साइक्लोप नाम का एक नेवी शिप दिखाई देता है जो कि 1918 में वर्ल्ड वॉर युद्ध में इस्तेमाल हुआ था और इसके डूबने के बाद कोई भी उसे आज तक ढूंढ नहीं पाया था, जिसको देखकर सभी एकदम दंग रह जाते हैं। और फिर तभी अचानक से सबको बहुत तेज आवाज सुनाई देती है और फिर उनकी सबमरीन पूरी तरह से बंद पड़ जाती है, जिसके बाद कैप्टन और बाकी क्रू मेंबर उसे चालू करने में लग जाते हैं क्योंकि अगर उन्होंने जल्दी उसे ठीक नहीं किया तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से सभी मारे जाएंगे। इसी बीच एमिली स्टैन से अपनी उस विजन के बारे में शेयर करती है जिसमें उसने सभी पैसेंजर्स को घायल हालत में प्लेन के साथ डूबते हुए देखा था और तभी ब्रूस शीशे में देखता है तो उसे खुद का ही चेहरा उसमें नजर आता है, जिससे वो एकदम भयभीत हो जाता है और वो तुरंत आकर एमिली और बाकी सबको उस बारे में बताता है, जिस पर अब हावर्ड कहता है कि लगता है कि अब सभी लोगों को अजीब चीजें दिखाई देने लगी है। वहीं तब तक सारे क्रू मेंबर्स मिलकर सबमरीन को ठीक करने में कामयाब हो जाते हैं और फिर सबमरीन को चालू करके पानी के ऊपर लाया जाता है, जिससे सभी तुरंत बाहर निकल आते हैं। जिसके बाद अब उन सभी के ऊपर एक बहुत ही तेज सफेद रोशनी पड़ती है जो देख उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता और अब एमिली टॉन्ट मारती है कि क्या किसी के पास इस पर भी कोई थियरी है और फिर एमिली के इसी सवाल के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाती है और अब हमें बर्मुडा ट्रायंगल से जुड़े सारे सवालों के जवाब आगे यानी कि अगले एपिसोड्स में मिलेंगे। तो इसलिए अगर आपको अगला पार्ट देखना है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।